डियर फ्रेंड्स, आप भी अगर अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर आप उस पेपर को साफ साफ फ़ोटो खींच के पीडीएफ रूप में जैसे भी आप सेंड करना चाहें सेंड कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पे हम देख रहे हैं जो कल एग्ज़ाम हुआ था आपका 30/9/2021 को ओपन बोर्ड आर सोस का, उसका क्वेश्चन पेपर और साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर्स, ज़्यादा क्वेश्चनों के बड़े जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर ना देख करके हम छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स को इसमें डिस्कस कर लेंगे। ये पेपर आपका गुरुवार को हुआ है, जो कि अभी अपना ओपन का स्कूल का जो चल रहा है एग्ज़ाम, राजस्थान बोर्ड का आर सोस बोलते हैं, राजस्थान ओपन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। ये आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा आया था, खंड क में आपको जो है यहाँ पर काव्यांश लिखा गया था नरहरि चंचल मति मेरी वाला, और एक अथवा में आया था बधी ना सकेऊ सही मोर दुलारा विधि। तो ये दोनों को मैंने सॉल्यूशन कर दिए, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी थी। ये तो आया है आपका जो है नरहरि वाला, और ये वाला आया है आपका तुलसीदास वाला। तो ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन को नीचे की तरफ देखेंगे। अभी मैं एक बार, ये केवल इस पेज के नीचे सॉल्यूशन है, अभी दिखा दूंगा। देखिए नीचे सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो इनमें दोनों में आपको सप्रसंग व्याख्या करनी थी। अथवा में पार्ट था, यानी कि 4 नंबर आपको यहाँ से मिलने थे। इसके बाद आते हैं ख पार्ट में। ख पार्ट में निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आपको लिखना था, जो कि यहाँ पे ख पार्ट है पहले क्वेश्चन का। इसको 2 नंबर आपको मिल जाते हैं इसमें। इसके बाद में इनमें से दो किसी प्रश्नों के 40 शब्दों में उत्तर देने थे, तो मैंने क और ख का उत्तर दे दिया है। ठीक है, इसमें से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और की कविता जो है वह पत्थर तोड़ती पत्थर का केंद्रीय भाव जो है आपको लिखना है। तो इसका आंसर अगर आप लिख देते हैं, मैंने लिख दिया है, तो इसका जो है 2 नंबर मिल जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ इसके आंसर्स को। और यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है, आदिकाल के को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसके नाम लिखने हैं। और आदिकाल के प्रमुख 2 रचनाकार और उनके एक एक रचनाएं लिखनी है। तो ये भी मैंने कर दिया, इससे भी आपको 2 नंबर मिल जाते। और निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में आए अलंकार व छंद लिखना है आपको। तो रहीमन गतिदीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारो लागे या लगे बढ़े अंधेरो होए। तो ये मतलब कपूत पुत्र जितना बड़ा होता जाता है उतना ही वो अंधेरा करता जाता है। तो ये इस तरह से है, जैसे कि दिया आपका जब बुझने वाला होगा तो उसकी चमक ज़्यादा हो जाती है, उससे तुलना की गई है। तो यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रसंग आपको देना था। ये रैदास जो पाठ है आपका, उससे लिए गए। प्रस्तुत पद में कवि रैदास ने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है। इस तरह से आपको जो है प्रसंग बता देना था, और उसके बाद में इसका व्याख्या कर देना था पूरी पंक्ति की। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। रैदास चैप्टर से लिया गया है। आप प्रस्तुत पद जो है रैदास के खंड से लिया गया है, और कवि रैदास ने ईश्वर की निरंकार रूप का वर्णन किया है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। व्याख्या करेंगे आप इस तरह से, हे ईश्वर, बुद्धि का अत्यंत चंचल है, मेरी बुद्धि अत्यंत चंचल है, इस तरह से। और इसका पूरा का पूरा जो है आप अर्थ बताते हुए इसको बताएंगे। इसका अथवा में जो पार्ट आया था, तो उसका जो हम बात करें तो यहाँ पर जो है राम के भरत मिलान का जो है वहाँ पर तुलसीदास ने वर्णन किया। तो ये चैप्टर आपका तुलसीदास वाला है, उससे प्रसंग लिया गया है। और ये व्याख्या है उस खंड का जो हमने ऊपर अभी अभी देखा था। तो इस तरह से ये व्याख्या आपको करनी थी। 4 नंबर आपको इससे मिल जाते। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये है पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन। इसके बाद में भाव सौंदर्य व शुल्प सौंदर्य लिखना था, जो वहाँ पर एक छोटी सी लाइन दी गई थी पहले का ख पार्ट। ठीक है, तो इसका हमने भाव सौंदर्य और का जो आपका शिल्प सौंदर्य है उसको यहाँ पे डाल दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं हम फर्स्ट के सेकंड के क पार्ट पे। क पार्ट में आपसे 3 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 2 करने थे। तो पहला क और ख दूसरे क्वेश्चन का क और ख दोनों कर दिए हैं, ग छोड़ दिया था मैंने। तो यहाँ पर एक तो आपका वसंत ऋतु आने पर जो है वो कैसा हो जाता है ये आपको बताना था। और मौन वाला जो पूछा गया था उसमें आपको आंसर लिखना था, मौन मधु के समान कैसे है, इससे कल्पना जो क्या कहना चाहता है कवि। इसके बाद तीसरा पत्थर जो है तोड़ती पत्थर का जो है केंद्रीय भाव कवि के अनुसार लिखना था। तो यहाँ पे हमने उसका भाव लिख दिया है। और इसके बाद में हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आदिकाल को जो है हम किस नाम से जानते थे। वीर गाथा काल या वीर काल भी हम इसको कहते हैं। और इस युग का नाम जो है आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। ठीक है, आदिकाल कहा जाता है। ठीक है उसको।
और रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल और विश्व प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल का नाम दिया है। और आदिकाल के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं वो यहाँ पे लिख दी गई हैं। आप इनमें से जो लिख के आए हैं वो बेहतर है, और इससे भी ज़्यादा है आप चाहे तो उनको भी कोई भी आपने लिखा होगा तो सही है, आदिकाल के होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो था उससे पूछा गया था अलंकार और छेद कौन सा छंद कौन सा है, तो इसमें श्लेष अलंकार है और वार्णिक छंद है। उस 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। ये पेपर जिसने भी भेजा है थोड़ा सा मतलब डल टाइप भेजा था, तो जो भी भेजा बस उसके लिए थैंक यू, लेकिन थोड़ा और साफ़ रहता तो बेहतर होता। तो क्वेश्चन पेपर को जब भी भेजें तो थोड़ा साफ भेजें, और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 8469022568। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने 2021 के क्वेश्चन पेपर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 6 क्वेश्चन में जो है आपका क्वेश्चन आया था, इसमें निम्नलिखित पद्यांश, ऊपर आपका जो पद्यांश था और यहाँ पर आपका गद्य यानी गद्यांश है। तो जो समझता है ये आपके पाठ के बीच में से उठाए गए जो हैं पैराग्राफ हैं, जैसा कि मैंने देखा था इनका, और ये ठीक ठाक है, आपने इनका अपने हिसाब से कर दिया होगा। उसके बाद में ख पार्ट में आपसे पूछा गया था अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र या पंकज कुमार की जो है भाषा शैली की विशेषताएं आपको उदाहरण के साथ में बतानी थी। ठीक है, ये आपको करना था अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पे। हम आगे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिखे हैं, जैसे देखिए नीले कलर में बहुत सारे नीचे लिखे गए हैं। तो जो जो क्वेश्चंस के आंसर ज़रूरी लगते हैं उनको मैं बताऊँगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वां जो क्वेश्चन है आपका ये है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं। जैसे कि हिंदी गद्य की भावनात्मक जो शैली है या भावात्मक शैली जो है उसका क्या तात्पर्य है, या गद्य कैसे पढ़ते हैं अध्याय के आधार पर आपको बताना है। उसके बाद में हम तरुणों को देवताओं की कौन सी बात स्वीकार नहीं थी, ये आपको चैप्टर के आधार पे बताना है, पीढ़िया और गिट्टिया पे। इसके बाद आते हैं क्रोध को शांति भंग करने वाला मनोविकार क्यों माना गया है, क्रोध अध्याय के आधार पे आपको इसको बताना है। तो 3 क्वेश्चन आया था, इसको आपको आंसर देने थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रोफेसर कैलाश चंद्र भाटिया के मन को मस्तिष्क से अलग क्यों बताया गया है, इसकी उत्तर सीमा 40 शब्द है, इसको आपको बताना था। 9th क्वेश्चन ने निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में आपको देने हैं, जिसमें से आदमी क्या नहीं कर सकता, बादल ने ऐसा क्यों कहा, क्या नहीं कर सकता, लघु कथा के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। और उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विराट की पद्मिनी उपन्यास, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, 153 पेज है, इसमें मेरा दिमाग हिल गया इस क्वेश्चन इस चैप्टर को देख करके। उपन्यास में कौन सी वीर पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों, ये आपको बताना है विराट की पद्मिनी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं अथवा में है विराट की पद्मिनी जो उपन्यास है उसका संवाद योजना का आपको विश्लेषण करना है। काफ़ी लंबा चौड़ा पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन केवल 3 नंबर का है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, इसमें 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, कुंजर सिंह ने मंदिर की रक्षा के लिए क्या कार्य किया। तो कुंजर सिंह ने मंदिर की रक्षा के लिए कड़ा पहरा बिठा देता, वह मंदिर की दीवार के पास एक टोर्स की आड़ में कंधे से बंदूक लगाए मुस्तैदी से अपने स्थान पर डटा रहता। ठीक है, और वृंदावन लाल वर्मा जी के कोई 2 श्लोक आपको लिखने हैं, इनके 2 श्लोक आपको श्लोक बोल रहा हूँ, शौक लिखने हैं। और ये शौक जो है उनका एक तो शिकार करना था, दूसरा उनका उपन्यास के बारे में जो है उनका लिखना बहुत बड़ा शौक था। तो इनके आप शौक लिख सकते हैं, एक शिकार का और एक उपन्यास का। उसके अलावा आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। तो 12वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका निम्नलिखित अपठित काव्यांशों को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये तोड़ो तोड़ो वाला जो चैप्टर है आपका काव्य है उसमें से लिया गया है, और इसके आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहले काव्य का उचित शीर्षक तोड़ो लिख देते हैं हम, क्योंकि उसी चैप्टर से है। और कवि किस प्रकार के बंधनों को तोड़ना चाहता है, तो व्याप्त बंजरपन को जड़ से ख़त्म कर उनमें नया सृजन करना चाहता है। कवि क्या है, कवि व्याप्त बंजरपन को जड़ से ख़त्म कर समाप्त कर उन पर नया सृजन करना चाहता है, उन्हें सृजनशील बनाना चाहता है। ये मन के बंजरपन की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूब किस प्रकार उगती है। तो दूब जो है यहाँ पे देखेंगे आप मिट्टी के जो है रस में उगती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मन की ऊब क्या प्रभाव है। थोड़ा सा ये ब्लर है तो पढ़ने में मेरे को भी दिक्कत हो रही है, लगता है मेरी आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं। जब मनुष्य का मन प्रसन्न होता है, उल्लास से भरा होता है, तभी वो गाना गा सकता है। जब मन ही उदास होगा तो मनुष्य गाना कैसे गाएगा। तो ये मन
की ऊब का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम बता सकते हैं इस लाइन से। इसके बाद धरती शब्द के दो पर्यायवाची लिख रहे थे, जिसमें जमीन, पृथ्वी, वसुंधरा, भूमि, धरा, भू, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इस सभी को याद होगा, सभी ने किया होगा, तो यहाँ से आपको और भी नंबर मिल गए। तो यहाँ तक अगर आपने कर दिया होगा, मैंने जो आंसर बताए हैं, अगर ये आंसर लिख दिए तो आप पास हो गए, मतलब आपको अब ज़रूरत नहीं है फालतू लिखने की। तो जो मैं आंसर बता रहा हूँ उनको लिख दिए तो आपको पासिंग मार्क्स तो कहीं नहीं जाने हैं। इसको गद्यांश को पढ़ना है और फिर प्रश्नों के पूछे गए आंसर्स आपको बताने हैं। सबसे पहले तो इसका एक उचित शीर्षक आपको जो है गद्यांश का लिखना था। गद्यांश का मूल भाव लिखना था। कौन सी भीरुता की प्रशंसा हो रही है, तो यहाँ पर धर्म भीरुता की प्रशंसा हो रही है। और किन्हें श्रेष्ठ बताया गया, धर्म की ओर आकर्षित होने वालों को श्रेष्ठ बताया गया है। आवज्ञ शून्य भय को क्या कहते हैं, तो इसको आशंका कहते हैं। और आशंका और आशा को किस प्रकार के भाव बताया गया है, तो दुख का भाव को आशंका और सुख के भाव को आशा बताया गया है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप शायद नहीं पढ़ पाएंगे स्क्रीन पे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सातवां जो क्वेश्चन है इसका पार्ट का, जंगल के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो जंगल का विपिन होता है, कानक होता है, कानन होता है, वन होता है, अरण्य होता है, गहन होता है, ये सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके बाद में उपसर्ग बताना है आशंका का, आशंका में आ उपसर्ग है। और यहाँ प्रत्यय बताना है आकर्षित में, तो आकर्षित में इत प्रत्यय है। ठीक है, हो गया ख़त्म ये चैप्टर। मतलब इसका सोल्यूशन आपने ऐसा किया है तो आपको आंसर के नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। तो क्षणिक का मतलब होता है क्षण से संबंधित या मात्र एक क्षण ठहरने वाला या अनित्य। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी आप लिखोगे तो सही हो। और श्रेष्ठ का मतलब होता है बड़ा या ज्येष्ठ। ठीक है, ये हो गया आपका श्रेष्ठ का आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आशा शब्द का विलोम लिखिए। आशा का सिंपल सा है, आपको पता होगा, आपने सभी ने सही किया होगा, निराशा है। उपयुक्त गद्यांश में से छांट करके दो तत्सम रूप लिखने हैं या शब्द लिखने हैं। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में भी प्रयोग होते हैं, और संस्कृत में से ज्यों का त्यों, जैसे कि वो संस्कृत में लिखा गया है वैसे ही आकर के हिंदी में भी बैठ जाए तो उसको तत्सम रूप या तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि धर्म को संस्कृत में भी धर्म ही लिखते हैं, बस धर्म हो सकता है, लेकिन ये वाक्य ऐसा ही रहेगा। श्रेष्ठ को भी श्रेष्ठ लिखते हैं और संस्कृत में शून्य को भी शून्य लिखते हैं। हिंदी में भी शून्य लिख सकते हैं, हिंदी में भी श्रेष्ठ लिख सकते हैं, हिंदी में भी धर्म लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें ये तीनों वाक्य जो है संस्कृत और हिंदी में सेम टू सेम लिखे जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम रूप। इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको जो है पूछा गया है निम्न वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगा करके पुनः लिखना है। सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तो इसमें कहीं भी कोमा फोमा कुछ लगाना नहीं था, बस दिन रात के बीच में एक डैश और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना था। तो सफलता पाने के लिए दिन रात, दिन डैश रात एक करना पड़ता है और फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद आते हैं निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखने। तो इसमें अशुद्ध में से केवल वाक्य हटाने थे, जैसे कि वह जरूर आएगा, तो यही इसका शुद्ध वाक्य है, शायद इसमें से हट जाएगा। शायद, जब शायद लगा दिया तो जरूर नहीं लगेगा, जरूर लगा दिया तो शायद नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि वह जरूर आएगा, जरूर लगाया है ना, तो शायद जरूर आएगा, ये फिर क्या बात होगी, शायद भी बोल रहे हो जरूर भी आएगा, तो शायद इसमें गलत है, शायद को हटाना था, बस ये लिखना था वह जरूर आएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, वह आम को खा रहा है, तो वो आम को खा रहा है नहीं, वो आम खा रहा है। ठीक है, तो को इसमें से हट जाएगा और फिर आपका सेंटेंस वैसे का वैसा हो जाएगा, वह आम खा रहा है। ठीक है, ये आंसर हो गया करेक्ट। इस तरह से अगर आपने लिखा है तो आप बिल्कुल सही हैं। जो जो मैंने काटा है यहाँ पे उनको नहीं लिखना था, बाकी वाक्य ऐसे ही लिख देने थे। आते हैं मिश्र एवं संयुक्त, तो वाक्य का एक एक उदाहरण आपको दे देना है, आपकी मर्जी से कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। और निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। तो यहाँ उत्तीर्ण लिखा है, उत्तीर्ण में त के ऊपर जो ये छोटा सा डंडा है ना, त के ऊपर ऐसे त बनाते हैं और त के ऊपर ये डंडा बनाते हैं जो ऐसा, ये नहीं है इसमें, तो वो हमें इसमें लगाना था, तो ये हो जाता उत्तीर्ण। वही बाकी वाक्य पूरा सही है, बस केवल त के ऊपर डंडा लगाना था। और संगठन लिखा है, संगठन, संगठन को हम अगर सही लिखेंगे तो संगठन हो जाएगा या संगठन हो जाएगा, तो दोनों में से जो भी आप लिखेंगे वो भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अमृत राहु के द्वारा पिया गया वाक्य किस प्रकार के वाच्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे कर्म वाच्य, क्योंकि द्वारा का उपयोग किया गया है, जब भी द्वारा का उपयोग किया जाता है तो कर्म वाच्य का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है 15वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कोविड-19 विषय पर विद्यार्थी जागरूकता अभियान के लिए आयोजित कार्यक्रम का एक प्रतिवेदन लिखिए जिसमें इसकी
आवश्यकता, प्रयास एवं परिणामों का वर्णन हो। तो दोस्तों मैंने बताया था कोविड महामारी के बारे में इस बार चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे ओपन का हो या फिर रेगुलर का हो, चाहे सीबीएसई हो, आरबीएसई हो और या आपका एचबीएसई हो, यूबीएसई हो, पीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो पूरे हिंदुस्तान का, सब जगह कोविड-19 के बारे में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा हर बार, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से तैयार करना है। देखो ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में आए तो हिंदी में आएगा, लेकिन इंग्लिश जिसके हिंदी में नहीं आया उसको इंग्लिश में ज़रूर मिलेगा। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में और हिंदी सब्जेक्ट में इस टॉपिक को कोविड-19 के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना कि इसके बारे में कुछ भी पूछे तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें, क्योंकि ये वह बहुत ही भयंकर रूप से चला था और इसके बारे में सब लोग जागरूक थे कि आपने जो स्टडी आपकी डिस्टर्ब हुई है वो किसकी वजह से हुई है। पहली बार इतिहास में आप गवाह हो कि आपके सामने संपूर्ण देश बंद था, यानी कि आप विश्वास नहीं करोगे, ये एक अपने आप में एक बड़ा अनुभव है और आने वाले समय में शायद आपको दोबारा ये मौका ना मिले देखने को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कोविड-19। अथवा में बात करें निम्नलिखित गद्यांश का 1/3 शब्दों में सार आपको जो है इसका पूर्ण रूप से रस बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे 300 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध का क्या है दोस्तों, निबंध का कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा, आप एज्यूम नहीं कर सकते कि कौन सा निबंध आने वाला है, कि लास्ट ईयर ये आया था तो उसमें से आ जाएगा या लास्ट ईयर ये आया था। हाँ, अगर पिछले 4-5 साल के आप निबंध के जो आए हुए हैं उनको आपने निबंध को देख लिया तो उनमें से एक निबंध ज़रूर आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पिछले 4 साल के निबंध आपको पता होने चाहिए कि पिछले 4 साल में कौन कौन से निबंध आए हुए हैं। अगर वो 4 साल के यानी कि 16 निबंध आपने तैयार कर लिए लगभग, तो आपको 16 में से एक देखने को मिल जाएगा और उसको आप पूरा लिखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ये और आप अपनी मर्ज़ी से लिखोगे तो इसमें आपको जो है 8, 9, 10 नंबर का कहीं कहीं आता है किसी किसी बोर्ड में, तो वहाँ पर आपको सबसे बड़ा पासिंग मार्क्स का काम करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अहिंसा दूत महात्मा गांधी के बारे में, यदि मैं डॉक्टर होता यानी कि आपके प्रोफेशन के बारे में, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण और सड़क सुरक्षा, इन सभी के बारे में मैंने डिफरेंट बोर्डों में सभी को एक एक करके बताया हुआ है। मतलब किसी बोर्ड में अहिंसा वाला आया हुआ है, किसी में आतंकवाद वाला आया है, किसी में सड़क सुरक्षा आया हुआ है। तो सभी बोर्ड्स में जैसे जैसे मैं हर बोर्ड के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो उनमें सभी में इनके आंसर्स जो है मैंने दिए हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का भाव पल्लवन करना है। तो यहाँ पर 2 पंक्ति हैं और दोनों में से किसी भी एक का आपको भाव को पल्लवन करना है। 18वां है, प्रतिवेदन का सामान्य अर्थ क्या है और प्रतिवेदन के मुख्य तत्वों को भी स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, और अथवा में आएगा टिप्पणी लेखन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं और टिप्पणी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये 2 क्वेश्चन जो है ना, ये टिप्पणी वाला तो कम से कम मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमेशा आता रहता है घुमा पर के, एक टिप्पणी लेखन, एक आपका और भी आ जाता है जिसके ऊपर प्रतिवेदन है और आपका नीचे आएगा इसी टाइप के क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चन जो है ना घुमा करके आते ही आते हैं। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। रोटरी सेवा संस्थान के संयोजन में आयोजित यीड्स जागरूकता शिविर का एक प्रारूप आपको लिखना है। इसके बाद 20वां जो क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में बनाए गए सब्जी बगीचे, थोड़ा सा ये प्रश्न पत्र ब्लर है इसीलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अपने विद्यालय में बनाए गए सब्जी बगीचे यानी कि किचन गार्डन का चित्रण लगभग 40 शब्दों में आपको करना है। ठीक है, इनके अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इनके आंसर्स भी मैं दे दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कि मैंने तो केवल इसलिए आपको ज़्यादातर आंसर्स जो आपको लिखने चाहिए थे वो मैंने बता दिए, जो बड़े क्वेश्चंस थे उनको छोड़ दिया था, लेकिन आपके लिए बड़े क्वेश्चंस भी बना देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब भी कमेंट करेंगे आपके कमेंट के अकॉर्डिंगली इसके क्वेश्चंस के आंसर्स बना दिए जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा नई संभावना विषय पर एक परियोजना का निर्माण लगभग 80 शब्दों में आपको करना है। खंड ख की बात कर रहे हैं तो देखिए खंड ख करिए या खंड ग करिए। देखिए 22 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस या तो इसमें करिए या तो 22 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस इसके करिए। ठीक है, तो यही आपके 2 खंड है जो ऑप्शनल है, बिल्कुल बिंदास होकर के। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है खंडों में कि सारे क्वेश्चन में से मान लो एक नहीं आता तो दिक्कत हो जाती है, तो फिर खंड ब का नहीं कर सकते, खंड ग का नहीं कर सकते। चलिए कोई नहीं, आपने जो भी किया होगा। अब यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से घूमते हैं।
तो यहाँ पर निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से किन्हीं दो के अर्थ आपको बताना है। टेली प्रिंटर, मेमोरी और फ्लॉपी। ठीक है, फ्लॉपी भी आपकी एक मेमोरी होती है और मेमोरी तो खुद ही एक मेमोरी होती है, और टेली प्रिंटर जो है आपका प्रिंटिंग में काम आता है। तो इनको आप अपने हिसाब से इसका जो है अर्थ को समझा सकते थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका संचार माध्यम के प्रमुख उद्देश्यों के नाम लिखते हुए किसी एक उद्देश्य की दो विशेषताएं आपको बतानी हैं। संचार के माध्यम क्या क्या हैं? तो संचार के माध्यम प्रमुख हैं आपके टीवी है, रेडियो है, अब तो मोबाइल वगैरह भी हैं। तो ये सारे के सारे संचार के माध्यम हैं और किसी एक उद्देश्य की दो विशेषताएं आपको बतानी हैं। ठीक है, अब संचार के माध्यमों के प्रमुख उद्देश्यों के नाम लिखने हैं आपको, है ना। इनके उद्देश्य, ये तो मैंने बताया संचार के माध्यम क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, जन तक अपने जो है खबरों को पहुंचाना। इस तरह से आप सब कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद में ख ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कंप्यूटर का योगदान संक्षेप में आपको लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मीडिया में कंप्यूटर का योगदान जो है क्या है? कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। कंप्यूटर के बिना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है अधूरी ही रह जाएगी। तो इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में के किन्हीं दो लाभों का वर्णन कीजिए। तो सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत सारे लाभ हैं, आप किसी भी दो लाभ को गिना सकते हैं। अथवा में है, संचार की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। तो संचार की प्रक्रिया में आप संप्रेषण, ये वो जो भी आता है सभी को आप लिख सकते हैं। उसके बाद में संचार माध्यम के चार प्रमुख अवयवों का नाम लिखते हुए किन्हीं दो अवयवों का विश्लेषण करना है। तो संचार में आपको जो डायग्राम होता है, ब्लॉक डायग्राम, वो बना दोगे कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, जिसमें आपका रिसीवर और सब होते हैं। तो रिसीवर, ट्रांसड्यूसर और आपका और भी है बीच में होता है। तो इन तरह से आप उसको लगा दोगे, तो उस टाइप का डायग्राम इसको बनाना था। 25वां क्वेश्चन है, रेडियो व दूरदर्शन की भाषा का विश्लेषण कीजिए। और इसका ख पार्ट है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया तथा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को स्पष्ट कीजिए। एक बार तो आया था, पीटीआई का नाम बताइए। ठीक है, पीटीआई का फुल फॉर्म बताइए। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, पीटीआई, है ना। ग पार्ट में 25वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, निम्नलिखित परिभाषिक शब्द में से किन्हीं दो के अर्थ आपको बताना है। जिसमें ईमेल है, यहाँ पे स्पेलिंग इनेमल है। ईमेल मेरे को देखिए ध्यान, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ईमेल लिखा है। इनेमल है ये, और ये है गीगाबाइट, और ये है माउस। तो यहाँ पर जो इनेमल है, इनेमल का थोड़ा सा मेरे को डाउट है, इसको देखना पड़ेगा इनेमल क्या होता है। इनेमल में एक्चुअली सुना है, लेकिन मेरे को याद नहीं है कि इसको मैं कैसे आपको बता पाऊँ। गीगाबाइट तो आपको पता ही है, एमबी के बाद में जीबी आता है, उसी को गीगाबाइट बोलते हैं। जो कि आपका 1000 का आपका जो आपका 1000 MB में आपका 1 GB होता है। ठीक है, इस तरह से ये उदाहरण के साथ आप लिख सकते थे गीगाबाइट क्या होता है, और माउस क्या होता है ये भी आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर आपने खूब प्रयोग किया है। 23वां क्वेश्चन की बात करें, यात्रा प्रारंभ करते समय किसी के छींक देने से अनिष्ट की आशंका वाले अंधविश्वास का वैज्ञानिक निराकरण आपको करना है, और चरक संहिता का संक्षेप में वर्णन करना है। सूर्य का ना तो उदय होता है ना ही अस्त। सूर्य का, अब यहाँ पे सूर्य का ना तो उदय होता है ना अस्त, इस वैज्ञानिक तथ्य को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चन कोई बुरा नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। 25वां क्वेश्चन है, मैट किस प्रकार का कार्यक्रम है, यह बताते हुए इस पर एक टिप्पणी आपको अपनी मर्जी से लिख देनी है, लेकिन उससे रिलेटेड होना चाहिए। और ख पार्ट है, एक रोगी एक दिन के 8 घंटों के शारीरिक तापमान का रेखीय जो चार्ट आपको बनाना है। तो ये सबसे ईजी था। इसमें रोगी है उसका यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से। क्या बोल रहा है, रोगी के एक दिन के 8 घंटों के शारीरिक तापमान का बात करें तो टेम्परेचर इधर लिख देंगे तापमान, और इधर कितने घंटों में और तापमान में आपको बताना है। तो घंटों मतलब समय, तो यहाँ पर हम तापमान लिख देंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आ जाएगा समय। ठीक है, और समय लिखने के बाद में यहाँ हम 0 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो तापमान है आपका, हम कितना, एक रोगी एक इंसान की तापमान जो है जनरली 37.5 डिग्री का जो है रूम टेम्परेचर होता है, और वैसे टेम्परेचर जो है बॉडी का वो आपके पास में चला जाएगा। इंटरनल बॉडी का भी आपका रूम टेम्परेचर के बराबर ही होता है, लेकिन तापमान हम लिख सकते हैं जनरली कि आप शुरू कर सकते हैं मान लीजिए 37 से ही। ठीक है, 37 से शुरू कर सकते हैं, और 37 के बाद हम चले गए 5-5 का गैप ले लेंगे, 10-10 का गैप, 37 के बाद 47, 47 के बाद 57, 57 के बाद
क्योंकि 8 आपको गैप लेने हैं ना, तो 5-5 का गैप लेंगे, 5-5 का गैप ले लेंगे। ठीक है, मैं बना के दिखा दूँ तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 30 लिया, 30 के बाद में 35, फिर उसके बाद 40, ऐसे करते करते ऊपर लिखता जाऊँगा। 8 डिजिट कम से कम 8 बार लिखूँगा, यानी 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 65, 70, 75 तक लिख दूँगा। ठीक है, और इधर लिख दूँगा सुबह 8 बजे, तो यहाँ पे समय लिख दूँगा, समय। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि सुबह की बात करते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे करके यहाँ पे 8 घंटे हैं, तो 8 इधर भी बना दूंगा और इनको ऐसे आपस में मिला दूंगा। ठीक है, जो जो पहला है उससे पहला मिला दूंगा। और 30 तो होता नहीं है बॉडी का टेम्परेचर, 40 से शुरू करेंगे। ठीक है, 8 बजे 40 से शुरू करेंगे, 8 बजे 40 से 9 बजे 45 और 10 बजे 50, फिर ऐसे से करोगे तो ये कर्व जो है ना, ये सीधा सीधा ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। देखिए, इस कर्व को बनाने के 50 तरीके हैं, 50 के हज़ारों तरीके हैं। अब आप बता सकते हैं कि आपने क्या सोचा होगा कि 1 घंटे में उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा या घटा होगा, किसी दूसरे ने कितना सोचा होगा, तीसरे ने कितना सोचा होगा, इस हिसाब से। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जैसा मैंने बताया। और व्हाट्सएप नंबर हमारा लिख लीजिए, आपको ज़रूरत हो तो 8469022568। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। इस नंबर पे आप अपना 2021 का क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं साफ साफ स्पष्ट रूप में, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। हैव ए गुड डे।